सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे बजट जुल्म की तलवार, गुज़िश्ता अदवार मुआशी तबाही के जिम्मेदार, नोट छापो हुकूमत चलाओ नून लीग का अंदाज, हुकूमती इत्तेहादी अपोजिशन के साथी, जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर ना हो सके जारी, मेट्रो बा मुकाबला BRT, मफरूर इसहाक डार सियासी पनाह के तलबगार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया या फिर सियासत का मैदान, जिधर देखें बजट की हाहाकार मची है। प्रोडक्शन ऑर्डर के नारे लग रहे हैं। हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान अवाम पिंग पोंग बनी, कभी इधर देख रही है और कभी उधर कि हो क्या रहा है। सच्ची बात बताऊं आपको, सब धोखा है, फ्रॉड है, सैराब है। अवाम जपना और सियासत काम अपना। हुकूमत और अपोजिशन दोनों इस वक्त यही काम कर रही हैं। एक तज्जिया है कि बजट और प्रोडक्शन ऑर्डर की आड़ में अपोजिशन, हुकूमत और इत्तेहादी सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। MQM हुकूमत की इत्तेहादी भी है और प्रोडक्शन ऑर्डर मामले पर पीपल्स पार्टी की हमनवा भी, इसीलिए एक और वजारत की हकदार ठहरी है। काफ लीग को भी वजारत की यकीन दहानी कराई जा रही है। अख्तर मैंगल के तहफ़्फ़ुज़ात को करार पहुंचाने का एहतिमाम किया जा रहा है। नए पाकिस्तान में यह मुकमुका बजट मंजूरी के नाम पर हो रहा है, जिससे अवाम का कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि सिर्फ सियासत हो रही है, सियासत। आज शहबाज शरीफ साहब ने बजट को लेकर कौमी असम्बली में इतनी लंबी तकरीर की कि पंजाब पर उनका वजारत आला का सारा दौर शामिल कर लें, 10 साल का दौर भी, तो वो पंजाब असम्बली में शायद इतना ना बोले हों। एक तरफ तनकीद है और दूसरी तरफ हुकूमत को मिसाक़े मईशत की पेशकश। ये सब क्या है? गलत मत समझिए, ये आवाम का दर्द नहीं, सियासत है सियासत। ये सियासत क्या नया रुख इख्तियार करेगी, इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं बाबर डोगर साहब और असद खरल साहब। असद खरल साहब, बहुत मुबारक। आसिफ जरदारी साहब के और साद रफीक साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए हैं। अब अगले सेशन में वो मौजूद होंगे। कमाल हो गया, अब करार आ जाएगा, तस्कीन इत्मीनान हो जाएगा अपोजिशन को और अब बजट भी पास हो जाएगा, है ना? उस्मा साहब, अब इसको यू टर्न कहें क्या कहें, जब आपने जरदारी साहब के प्रोडक्शन आर्डर जारी करने थे तो फिर इस तरीके से ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? फिर अब ख्वाजा साद रफीक साहब के जब पहले भी आप ऑर्डर जारी करते रहे प्रोडक्शन आर्डर, तो अब आप क्यों नहीं कर रहे? मैं सिर्फ आपको नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, जिसके तहत नैब ने इन 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है, आसिफ जरदारी साहब को और ख्वाजा साद रफीक को, उसकी सेक्शन 31A जो है वो क्लास, उसका मैं तर्जुमा बता रहा हूँ। उसके मुताबिक ये है कि कोई भी जब मुल्ज़म होता है वो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंक्वायरी, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नैब और मुल्ज़म के दरमियान कोई अगर हायल रुकावट होती है, कोई खलल डाला जाता है, हिंड्रेंस इन इन्वेस्टिगेशन होती है, हैम्परिंग इन इन्वेस्टिगेशन होती है, तो जो शख्स उसका मुर्तकिब होता है और उस कानून के मुताबिक जो उसकी मैं तशरीह कर रहा हूँ, स्पीकर कौमी असम्बली आंते जुर्म के मुर्तकिब है, जो नैब को मुल्ज़मों से तफ्तीश के दौरान हायल रुकावट बन रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली इसमें और इसकी सजा NAO के मुताबिक 10 साल है, मुलव्वस है, 10 साल इसकी सजा है। मुझे ये बताएं, ये क्या मिलीभगत हो रही है? ये क्या हिसाब हो रहा है? ये क्या हिसाब ड्रामा हो रहा है? अगर हुकूमत जो है वो नैब के मुल्ज़मान को फिजिकल रिमांड के दौरान अगर उनको प्रोटेक्शन आर्डर देगी, अगर सिराज दुरानी जो है वो जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो वो सिंध असेंबली का कंटिन्यूसली इजलास चलता रहता है, ये सिस्टम होगा ना। तालपुर साहिबा का प्रोडक्शन आर्डर जारी होता है, वो इजलास में नहीं जाती। हुकूमत मजबूर है, क्या करे, इतनी बड़ी ऑपोजिशन है, इतने अरसे से कार्रवाई नहीं चल पा रही। तो प्रोडक्शन आर्डर जारी करेंगे तो बजट पास होगा, बजट पास नहीं होगा तो हुकूमत गई, मुल्क के मामलात आगे नहीं चलेंगे, IMF पैसे नहीं देगा, मईशत और तबाह हो जाएगी। उसामा साहब, अगर इस तरह की मसलतों का आपने शिकार होना है, अगर आपने कहा था कि पाकिस्तान गरीब और अमीर का एक पाकिस्तान, अगर 2 नहीं 1 पाकिस्तान होंगे, क्या बाकी जो लोग हैं उनको भी ये सहूलतें मिलती हैं? क्या बाकी जो नैब के लोग फिजिकल रिमांड पे होते हैं
कभी उनको, तो ये उनका कसूर है। उनको वो जाली अकाउंट्स क्यों नहीं बनाते, तो वो इतना पैसा क्यों नहीं बनाते, वो सियासत में क्यों नहीं आते? वो फौत हो जाए, उनके अजीजों अकारब नैब के मुल्जमान को फिजिकल रिमांड के दौरान उनको तो पैरोल पे रहाई की जो है वो भी भीख नहीं मिलती। इनको तो प्रोटेक्शन आर्डर जारी, शहबाज शरीफ साहब के प्रोटेक्शन आर्डर जब वो फिजिकल रिमांड पे थे वो होते रहे। अब जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व हों, जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हों, जो हवाला हुंडी में इन्वॉल्व हों, जो किकबैक्स और करप्शन में, जो अरबों रुपए की लूट मार में इन्वॉल्व हों, आप उनको एक पार्लियामेंट्री इस सिस्टम के नाम पर, एक सियासतदान के नाम पर, एक पॉलिटिशियन के नाम पर, एक पार्लियामेंटेरियन के नाम पर अगर आप प्रोडक्शन आर्डर देंगे तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? उन लोगों की जो लाखों लोग जेलों में पड़े हैं छोटे छोटे इल्जामात के अंदर, क्या उनको ये रिलीफ मिलता है? इसका मतलब ये है अशराफिया और बदमाशिया का आज भी पाकिस्तान और है, और गरीब लोगों का पाकिस्तान, महकूम लोगों का, मजलूम लोगों का पाकिस्तान। और आप रद्दी की टोकरी में डाल दिया, वो नहीं आता तो कई पाकिस्तान है। एक का तो छोड़ ही दे बाबर डोगर साहब, एक तो अब ये बात होगी, शायद किसी बच्चे से पूछे, किसी शरारती बच्चे से, तो वो ये कहेगा कि जनाब अम्मा मैंने तो अब सियासतदान बनना है, इसलिए कि अगर पकड़ा भी जाऊं किसी गलत काम में तो प्रोडक्शन ऑर्डर तो जारी करवा दूंगा। आज जो कौमी असम्बली में हो रहा था, आज शहबाज शरीफ साहब ने जो शिकवे किए, दूसरी तरफ से जो जवाब आए उमर अयूब साहब की तरफ से, वो क्या माहौल बना हुआ था, कम से कम एक दूसरे को सुना तो गया। देखिए, जीडीपी 2013 में 3.3 थी, उसको हमने और सबके साथ मिलकर पूरी कौम की दुआओं से और मेहनत से उसको हम 5.8 पे ले आए। ये नोट छापे गए, ये मसनूई ग्रोथ, इसका कब तक ये मुल्क जो है खमियाजा भुगतना पड़ेगा हमें। महंगाई ने आज गरीब आदमी की जिंदगी अजीजन कर दी है। ये इन्फ्लेशन, ये अफराद-ए-ज़र, ये कहां से आई? रोना बहुत आसान है, पर जरा वो आईना भी देख लें और मालूम है हमारे साथियों को, जनाब स्पीकर, अफगानिस्तान की जो करेंसी है आज मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत है। करेंसी इन सर्कुलेशन आप देख लें तो उसका आप मुआयना करें जनाब स्पीकर, तो 100% इजाफा आपके करेंसी इशूड में, 100% इजाफा 2013 से लेके 2018 तक। कौन सी हुकूमत थी जनाब स्पीकर? मैं अपने साथियों से पूछता हूं, कौन सी हुकूमत थी शफकत महमूद साहब? मुस्लिम लीग नून की। हमने रिवर्स गियर लगाना था, फ्रॉम बेगर्स टू चूजर्स, और आज भी हम बेगर्स हैं। खुदा जाने हम चूजर्स कब बनेंगे। जनाब स्पीकर, 7 बार पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई है IMF के पास, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 3 बार गई है IMF के पास। मैंने पहले दिन अपनी तकरीर में क्या कहा था कि जहां पर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, वी आर प्रिपेयर्ड के पीटीआई के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें ताकि मुल्क आगे चले। ये तो 2 पार्टीज का इश्तराक जो था, ये बड़ा जालिम इश्तराक रहा है, उसको हमने तोड़ा है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे पॉलिटिकली। ऑनरेबल उमर अयूब साहब जो भी कहें, फैक्ट ये है कि बिटवीन 2013 एंड 2018 केपीके में -6 मेगावाट बिजली पैदा हुई, -6। जनाब स्पीकर, वहां पे केपी में तकरीबन आप इस वक्त भी चले जाएं तो हमारे छोटे हाइडल तकरीबन 250 प्रोजेक्ट्स बनते हैं, 250, 250 और 500 जो हैं वो अभी पाइपलाइन में आ रहे हैं, कोई 10 मेगावाट, कोई 25 मेगावाट। लेकिन अब ये माहौल कम से कम कल नहीं मिलेगा, कल शायद बहुत बेहतर हो जाए बाबर डोगर साहब, वो क्योंकि अब तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए ख्वाजा साद रफीक साहब के भी और आसिफ जरदारी साहब के भी। तो चीफ जस्टिस साहब के मुझे रिमार्क्स याद आ रहे हैं, उन्होंने कहा जी 3 साल कैद बहुत कम सजा है जाली अकाउंट्स बनाने की, ये बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन यहां तो जनाब क्योंकि वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाखों लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ये लोग नहीं होंगे तो ये धोखा होगा, बजट कैसे पास हो जाएगा, ये जुल्म हो रहा है, जमहूरियत के नाम पर धब्बा है कि जनाब इन लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होते। तो सामा साहब, अभी असद खरल साहब ये कह रहे थे कि शायद वो नैब ऑर्डिनेंस का कोई सेक्शन रेफर कर रहे थे कि उसके तहत चेयरमैन नैब जो है वो स्पीकर को अरेस्ट कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना इन्वेस्टिगेशन की हिंड्रेंस है। वो चेयरमैन नैब जो मसूफ ये कहते हैं कि हुकूमत के अगर मैंने इतने बंदे पकड़ लिए तो ये गवर्नमेंट गिर जाएगी, खरल साहब वो जाके स्पीकर को पकड़ेगा? यार क्या खुदा का खौफ करें। और आगे मेरी बात सुने कि इमरान खान साहब वो ये कहते थे कि मैं मर जाऊंगा, मैं जान दे दूंगा, लेकिन मैं करप्शन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा।
खल साहब मुझे ये कहते थे कि मैं जिस इमरान खान को जानता हूँ वो गवर्नमेंट तोड़वा सकता है, वो करप्शन पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। पहले शहबाज शरीफ एज अपोजिशन लीडर उन्होंने कहा नहीं बनाएंगे, अल्टीमेटली बनाया। उन्होंने कहा पीएसी का चेयरमैन नहीं बनेगा, अल्टीमेटली बनाया। अब उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी का प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी होगा, वो जारी हुआ। उन्होंने कहा कि पीएमएलक्यू का मौनी सलाही मिनिस्टर नहीं बनेगा, वो भी बनेगा। उसके बाद एमक्यूएम के हाथों भी ब्लैकमेल हो रहे हैं। उसके बाद जो है मैंगल ग्रुप के हाथों भी ब्लैकमेल हो रहे हैं। और मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में बाकी जो 2 बंदे जिन पर सेडिशन के चार्जेस हैं, जो पाकिस्तान के गद्दार हैं, जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रहे हैं, उनके भी ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देंगे। बाबू साहब क्या करें, आप जैसे लोग इसीलिए तो सियासत में कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि सियासत रास्ता बनाने का नाम है। क्या वो बजट ही ना पास होने दें? एमक्यूएम जो है वो साइन कर रही है कि जनाब प्रोडक्शन ऑर्डर साहब एक तरफ सारे मिनिस्टर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि ये करप्ट है, इन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की, इनकी वजह से मुल्क आज छोड़ के जा रहे हैं, वो आज इनकी वजह से। दूसरी तरफ इनके हाथों में ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो बस आपके इत्तेहादी तो वो है जो आपके साथ निर्याती तौर पर खड़े ही नहीं हुए। इसका मैं हैरान हूं कि आपके अपने इत्तेहादी आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर के लिए वो साइन कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन है तो बेसाखियों पर खड़ी हुकूमत है। क्या फिर नजरियाती तौर पर तो आपके साथ है ही नहीं है। कौन सा नजरिया यहाँ पर रह जाता है? आप हुकूमत में आपने करनी है, कुछ कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। तो फिर ये कहें कि जनाब हम कंप्रोमाइज करेंगे, ये कंप्रोमाइज हुकूमत है, करप्शन के जो दावे थे वो उस तरह से नहीं हो सकते, इनसे पैसा नहीं निकलवाया जा सकता, या फिर आप अपने इलेक्शन के लिए चले जाएं, अवाम को बताएं सारी सिचुएशन। इस तरह से अवाम बेचारी उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। ऊपर जो बड़े बड़े 2 लोग पहलवान बैठे हैं वो आपस में कंप्रोमाइज करते जा रहे हैं। इलेक्शन नया कराना आपके लिए कोई ये गुड्डा गुड्डी का खेल है ना? फिर पाकिस्तान में खर्च हो जाता है गरीब आदमी के लिए। अमीर आदमी जो है, जो एमएनए है, जो एमपीए है, जो सेनेटर है, उसके आगे कानून उसके लिए एक लोंडी है, एक तो है। जब वो चाहे उसको बाहर निकाल दे। उसके वो अमीर का पाकिस्तान और है, गरीब का पाकिस्तान और है। गरीब के लिए सारे कानून है, अमीर के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर भी है। अमीर के लिए चाहे जितना मर्जी लूटा हो, अरबों खरबों लूटे हो, वो आराम से पार्लियामेंट हाउस में जाए, वो आराम से मिनिस्टर एनक्लेव में रहे। हम कोई यूरोपियन वर्ल्ड में नहीं रहते, कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में इसी तरह है, लोग पाक हो जाते हैं। जो बड़े बड़े ख्वाब यहाँ लोग वोट नहीं देते, इस कौम लोग वोट नहीं देते, गलत है, फ्रॉड है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या ऐसे लोगों को लोग वोट नहीं देते? असद खरल साहब, कहां तक कॉम्प्रोमाइज इमरान खान साहब को करना चाहिए, कहां तक नहीं, आप ये बता दें। मैं समझता हूं कि जो नवाज शरीफ साहब को ऐसे तरद्दुद किया हुआ है, जेल में डाल के गवर्नमेंट के ऊपर इतना बोझ डाला हुआ है, कितने आपको पता है डेली खर्च हो रहे हैं उनके ऊपर, डॉक्टर्स हैं, टीमें हैं, मोबाइल लगी हुई हैं, और छोटी सी एक ट्वीट आ जाए तो पूरी हुकूमत हिल जाती है। पूरी पंजाब हुकूमत, शहबाज गिल साहब मैदान में आ जाते हैं, वो ट्विटर पे आ जाते हैं, ओवरऑल अपनी वीडियो जारी करना उनको पड़ती है, होम डिपार्टमेंट हरकत में आ जाता है। मामला ये है कि आप मुझे सिर्फ ये बताएं, इमरान खान साहब जो इदारे हैं इंडिपेंडेंट, अगर मान लिया जाए नैब इंडिपेंडेंट इदारे जी, लेकिन अब नैब से भी एक सवाल किया जाना चाहिए, और सवाल मैं कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब से अब तक कितना रिकवर हुआ पैसा, जरदारी साहब से कितना रिकवर हुआ, शहबाज शरीफ साहब से कितना रिकवर हो गया है, ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक साहब से कितना रिकवर हो गया, हमजा शहबाज साहब से कितना हो गया, अली इमरान से कितना हो गया, सलमान शहबाज से कितना हो गया, दूसरी तरफ आ रहा हूं उनके इलाज पर, फरियाद तालपुर साहब से कितना हो गया, अनवर मजीद साहब से कितना हो गया, उनकी फैमिली के बाकी लोगों से कितना हो गया, हुसैन लवाई से कितना हो गया। एक तरफ तो कुछ भी नहीं है, जीरो रिजल्ट है, दूसरी तरफ इनके ऊपर खर्चा कितना हो गया है, करोड़ों रुपया, कम से कम करोड़ों रुपया जो खर्चा हो रहा है। वो कहते हैं ना, किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करो। मामला ये है कि अगर ये ऐसा ही हिसाब है, अगर इसको ही कड़ा हिसाब कहेंगे, अगर इसको ही रुथलेस अकाउंटेबिलिटी कहेंगे, अगर ये कहेंगे कि ये कंप्रोमाइज नहीं है, ये एनआरओ नहीं है, ये डील नहीं है, ये डील नहीं है, क्या तो अगर डील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिए? क्या आसिफ अली जरदारी साहब के नाम पर वोट नहीं डलते? क्या वो इलेक्शन लड़कर तो वोट डलने का लोग करप्शन के लिए जो के नाम पर ये सारी असेंबली में जो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी नून लीग की है वो नहीं है? क्या एम्बुलेंस सारे बंदों को मिलती है यहाँ पर, हर कैदी को? आप मान लें कि यहाँ पर ये है ताकतवर, अगर आप हैं, आप वोट लोगों को ले लेते हैं, आप उनके जज्बात के साथ आपकी वाबस्तगी है, तो ये होगा। एक कानून जो है वो इतना मजबूत नहीं है पाकिस्तान में कि सबके लिए। तो फिर फर्क क्या है? फिर नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीए की हुकूमत में नया पाकिस्तान में तब्दीली क्या आई है?
तब्दीली यही मामला उस वक्त था, चार्टर ऑफ जो डेमोक्रेसी के नाम पर आपस में मफाहमत हो गई। जरदारी साहब केस ही नहीं चलते, नून लीग ने नहीं पूछा, खरल साहब जरदारी साहब ने छोड़ दिया, तो वही मामला अब हो गया। जाहिर तो जेलों में है, नहीं बाबर साहब को सहूलतें हैं, जो पर्क्स एंड प्रिविलेज है, जो आउटकम है, रिजल्ट जीरो है। मैं आपकी 100% बात मानता हूं कि एक नहीं दो पाकिस्तान है, बिल्कुल कंप्रोमाइज यू टर्न लिया है, इमरान खान सब पीछे हटे हैं, तहरीक इंसाफ पीछे हटी है, उन्होंने कंप्रोमाइज किया, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन आप भी ये माने कि यहां पाकिस्तान में अगर आपने हुकूमत में रहना है तो यही होगा। आप जो कह रहे हैं कि फर्क क्या है, फर्क ये है कि आज ये लोग जेल में हैं, ये फर्क है। तब तो इन्होंने मुकमुका किया हुआ था जब केस में 11 साल जरदारी साहब जेल में रहे। जरदारी साहब कितना अर्सा जेल में रहे? 11 साल। क्या वो इमरान खान का दौर था? मुशर्रफ दौर में, नवाज शरीफ के दौर में वो जेल में नहीं रहे? क्या ये पहली मरतबा जेल में गए हैं? क्या नवाज शरीफ जेल में नहीं गए? ये कौन से क्लेम है कि जेल में डाल दिया? सर, जो कौम को कहा गया था कि करप्शन को खत्म किया जाएगा, जो कौम से कहा गया था कि इनसे पैसा लुटा हुआ वापस लिया जाएगा, वो पैसा किस तरह से वापस आएगा? जब इन लोगों के पीटीआई के दौर में, तहरीक इंसाफ के दौर में, जब इन लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होंगे, जब इनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, जब इन लोगों को हर तरह की सहूलतें मिलेंगी। मियाँ साहब एसी वाले कमरे में जेल में बैठे हुए हैं, उनको क्या मसला है? उसके बाद हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर है, नैब में जाए तो उनके लिए वहां पर एसी लगे हुए हैं, इन्वेस्टिगेटर उनको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ साहब जो है, एक तरफ उन पर अरबों रुपए के चार्जेस हैं कि उन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की, नेशनल असेंबली में 4-4 घंटे की वो तकारीर करते हैं। मुझे बताए अब उनकी कमर दर्द कहां पर थी? 4 घंटे की तकरीर की और जरा कमर दर्द हुई नहीं, और वैसे ये लंदन में 3-3 महीने इलाज के बहाने चले जाते हैं। उसामा साहब, तहरीक इंसाफ को अब इंसाफ जो है ये हटा देना चाहिए। खाली तहरीक ही है, ये लोगों को पता चल गया है। इस दौर में अगर करप्ट नहीं पकड़े जाते, इस दौर में अगर गवर्नमेंट इन लोगों से ब्लैकमेल होती है, तो फिर वोट कौन देता है? वोट नहीं दिए लोगों ने, इनको लोगों ने वोट नहीं दिए। आप माने के लोगों को बेवकूफ बनाया गया? जो भी है, लोग इनको वोट इंसाफ के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया गया। 100 दिन का जो ख्वाब दिखाया गया था, कहाँ गवर्नर हाउस गया, कहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस है? क्या वहां पर यूनिवर्सिटियां बन गई हैं? क्या गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटी बन गई है? क्या चीफ मिनिस्टर हाउस जो है वो खाली हो गया है? मुझे एक बात बताएं, आज भी एक और बड़ी अहम बात, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गई है। मैं आपको बता रहा हूं, इमरान खान साहब के भी ये वाजे हो कैसे, क्या बात कर रहे हैं? 5 करोड़ रुपया सवाब दीदी फंड 10 माह के अंदर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने खर्च कर दिया है। डॉक्टर साहब, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आजम, गवर्नर के, चीफ मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के सीक्रेट फंड, सवाब दीदी फंड खत्म कर दिए थे। अच्छा, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये 5.5 करोड़ रुपया चीफ मिनिस्टर पंजाब ने सवाब दीदी फंड किस तरह खर्च कर दिया? फाइनेंस डिपार्टमेंट ने किस तरह इनको अलाउ कर दिया? अभी फिर 1-1.5 करोड़ रुपया उन्होंने सवाबदीदी फंड पे रख लिया है। सवाबदीदी फंड खर्च करना तो इन्हें अदालत के जुमरे में आता है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो गया रहा है। अच्छा सर, आज का कारनामा बता दूं। आज भावल नगर से उनको एक साबका MNA और 2 MPA ताहिर बशीर चीमा साहब, शौकत लाले का जो मिनिस्टर है, और मियाँ फिदा हुसैन साहब, ये आज सीमकम प्लस को मिले हैं और उन्होंने कहा कि जनाब जो हमारा डिप्टी कमिश्नर है वो हमारी बात नहीं मानता, वो मेरिट पर काम करता है। ताहिर बशीर चीमा साहब ने कहा कि मैंने एक AC लगवाया था असिस्टेंट कमिश्नर, उन्होंने उसको हटा दिया कि ये करप्ट है। उन्होंने कहा जी कि जिस हम पटवारी का कहते हैं, जिस गिरदावर का कहते हैं, वो कहते हैं ये करप्ट लोग हैं। हमने टीचर जाली भर्ती करवाए, वो उन्होंने निकाल दिए, तो वो हमारी बात ही नहीं सुनते। और उनकी जो रेपुटेशन है वो भी DC साहब की बड़ी अच्छी थी, ईमानदार आदमी था। आज जनाब नहीं सूट करता हमारे सिस्टम को। बाबर लोकर साहब, आपको इतना अरसा हो गया है साफत में, आपको नहीं पता यहाँ ईमानदार आदमी को क्या OSD नहीं लगाते? ईमानदार आदमी का यही हाल होता है। सलीम अफजल साहब, डिप्टी कमिश्नर भावल नगर, जिस तरह से गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर चेंज हुए, जिस तरह से पाक पतन के जो DPO थे वो चेंज हुए, अब भावल नगर के डिप्टी कमिश्नर जो है उनको भी पसंद नापसंद की बुनियाद पर कि वहाँ पर उनको उनका जो मेरिट पे जो काम कर रहे थे, दयानतदारी से, ईमानदारी से जो काम कर रहे थे, वहाँ के जो लोकल MPs और MNAs थे PTI के,
उनको ये पसंद नहीं था। उनका ख्याल था कि जहां हमारे खांचे लगते हैं ये वहां पर अपनी टांग अड़ा देते सवाल का हैं। जवाब मुझे दें। बताएं, कि जो एमएनए एमपीएस को सुन ले, जो एमएनए एमपीएस के जलसों के खर्चे उठाते हैं और रजिस्ट्री मोरल, जो पटवारी उनके तमाम अखराजात उठाते हो, जो गिरदावर, जो तहसीलदार, जो उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो, जो उनके सारे अखराजात उठाते हो, अगर उनको उनके मनपसंद हलकों में और फिर एक एक पटवारी को 4-4 हलकों का चार्ज नहीं दिया जाएगा तो एमएनए एमपीए तो भाई सीख पा होंगे, तो उनको तकलीफ तो होगी। तो जब उनको तकलीफ होगी फिर सर मेरिट कहां पर है? फिर ये क्या है कि जब खान साहब कहा करते थे जी पंजाब का पुलिस कल्चर, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, पंजाब में 2 नंबर लोग हैं, पंजाब में मेरिट पर जो है परवरिश ही नहीं पा रहा, मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खान साहब आपके दौर में, वसीम अकरम प्लस के दौर में जो डिप्टी कमिश्नर ईमानदारी से काम करता है वो आपके एमएनए और एमपीएस को सूट ही नहीं करता। इवन ताहिर रशीद चीमा साहब तो एमएनए भी नहीं है, लेकिन वो जनूबी पंजाब जो है उस महाज के जो वो बने हुए हेड, उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया। आज वसीम अकरम प्लस साहब से मिले हैं, उनको कन्विंस किया कि जनाब ये बंदा हमारे लिए सूटेबल नहीं है, इसको फौरी तौर पर फारिग किया जाए। और 2 घंटे में जनाब वो जो डिप्टी कमिश्नर साहब थे राना वसीम अफजल, जो इससे पहले डिप्टी कमिश्नर भावलपुर भी रहे और उनकी बेहतरीन रेपुटेशन है, वो एक ईमानदार और ऑनेस्ट ऑफिसर है। और वही चीज तो तहरीके इंसाफ में उसके गले में पड़ गई, मेरिट उसका पसंद नहीं आया और उसको अल्टीमेटली वहां से चेंज करवा दिया। यही होता है ईमानदार लोगों के साथ, ऑनेस्ट लोगों के साथ, जो सही कानून के मुताबिक काम करेंगे। सियासतदान यही करते हैं उसके साथ। जो करप्ट है, जो 2 नंबर है, जो फ्रॉडिया है, जिसका नाम में केस है, उन तमाम लोगों को तहरीके इंसाफ के दौर में राहत मिल रही है, फैसिलिटीज मिल रही है। और जो ईमानदारी से काम करना चाह रहा है, जो ईमानदारी से काम करना चाह रहा है, उसको उठा के परे फेंक दिया जाए। एमपीएस वोट लेकर आया, 1,00,000-1,50,000 मुझे एक बात वोट बताएं, चीफ मिनिस्टर पंजाब ये एक्सप्लेन कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। मुझे वो बता सकेंगे कि इस बंदे को 1.5 महीने में क्यों चेंज कर दिया गया? ये डिप्टी कमिश्नर ईमानदार आदमी है जी, मैं बता रहा हूँ, ईमानदार आदमी इसलिए चेंज करेंगे। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से पहले मुझे बता दें कि अब ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए, एमएनए एमपीएस की बात मानी जा रही है, ऑनेस्ट आदमियों को इधर से उधर फेंका जा रहा है। ये मिसाक़ मईशत हो जाएगा जिसकी शहबाज शरीफ साहब ने पेशकश की है। तो पहले दिन से कह रहे हैं कि चलें नेशनल गवर्नमेंट की बात कर लें, तो ये अब जमहूरियत के लिए, ये बजट के लिए, आवाम के लिए कुछ हो जाएगा? ये कोई अब चलने देंगे इसको, बजट को और हुकूमत को, मईशत को? सर मिसाक़ी जमहूरियत किस किस्म का? मिसाक़ मईशत बैठे कि मईशत को आगे लेकर चलें इकट्ठे। सर वो लोग जिन पे ये कहते हैं कि इन्होंने 24,000 अरब रुपए का कर्जा लिया, मुल्क को मकरूज कर दिया, दिवालिया कर दिया, इन्होंने अरबों रुपए लूट लिए, अब पीटीआई उनके साथ मिसाक़े मईशत करेगी? कर ले जब जो वैसे जो कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद मिसाक़ी मईशत लोगों की खातिर कर ये मजाक भी इसको लोगों की खातिर कर लें कि जनाब ये बजट ही हम पास करा देते हैं आपको, हम आपकी मदद करते हैं। जारी है, ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जारी है। पहले शहबाज शरीफ साहब को इसी ब्लैकमेलिंग के लिए आपने अपोजिशन लीडर बनाया, फिर उनको आपने पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया, नायब के मुलजम होते हैं उनके बावजूद। अभी आपने जरदारी साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी दिए, अपना ख्वाजा साद रफीक के, तो अल्टीमेटली बजट तो पास हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे कंप्रोमाइज करके अगर आपने ये हुकूमत चलानी है, ये इंतजाम और इस्लाम चलाना है, ये अफेयर चलाने हैं स्टेट के, और उसी तरीके से ही, तो फिर आप में और पिछली हुकूमतों में कोई फर्क नहीं। क्या इमरान खान ने कंप्रोमाइज नहीं किए 7 लोगों को सियासत में मिलाने के लिए? मेरी कान पक गए साहब की कि जनाब ये जो जरदारी और नवाज शरीफ का मुकमका था, कमरुज़्मान चौधरी जो था वो इनके साथ मिला हुआ था, इसलिए करप्शन के जो केसेस थे वो सारे दबा लिए गए, कुछ नहीं हुआ। तो सर अब क्या कर था? अब मुझे बताएं कि अब क्या हो रहा है? क्या ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है? क्या ये बाहर आएंगे तो नैब के ऊपर सवाल तो उठेगा ना। अब भी यूटर्न हो रहे हैं, कन्विक्शन अब भी सियासत हो रही है, होगी तो नैब के ऊपर ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद के चीफ जस्टिस साहब ने जो कदम उठाए हैं, लग रहा है कि उनसे अदालती निज़ाम में, निज़ाम इंसाफ में बेहतरी आ रही है। इसहाक डार साहब क्या कर रहे हैं? वो तो असाइलम के लिए, पनाह के लिए भाग दौड़ में लगे हैं। तो क्या इस वाकई शहजाद अकबर साहब जो है वो काम दिखा रहे हैं? कुछ ऐसा वाकई है कि इसहाक डार साहब की वापसी हो सकती है? वो भी भाग दौड़ में लगे हुए हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला।
पता चला। आज असेंबली में एक और भी चीज़ देखी गई। शहबाज शरीफ साहब ने एक लंबी जब तकरीर की तो उन्होंने उसमें ज़्यादा टाइम इस बात पे लिया कि नून लीग का जो दौर था पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी तरीन दौर था। तरक्की की मंजिलें ऐसे पाकिस्तान तय कर रहा था जैसे अभी JF-17 थंडर की बात हो रही है, जिस तरह वो उड़ान भरता है उस तरह जनाब। इतनी तरक्की पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई, और जितनी तबाही पिछले 10 महीने में हो गई है इतनी तबाही भी कभी नहीं हुई। उमर अयूब साहब की जब बारी आई तो उन्होंने गेम उलट दी। उन्होंने कहा कि जनाब जितने कर्जे इन्होंने लिए, जितना मुल्क को डुबोया इन्होंने, उतना पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। असद खरल साहब सच्चा कौन है? क्या नून लीग के दौर में मुल्क जन्नत था और तहरीक इंसाफ के आते ही माशी तौर पर दोज़ख हो गया? मैं समझता हूँ जो उमर अयूब साहब ने आज हुकूमती जो बेंचों से जो ज़बरदस्त जो मुंह तोड़ जवाब दिया ना शहबाज शरीफ साहब को, और फैक्ट फिगर के साथ, उसको वो डिनाई नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि 6000 अरब जो कर्जे थे उसको आपने 30,846 अरब तक कर्जे चले गए। फिर उन्होंने कहा कि 2013 से 2018 तक जो आप नोट, एक तरफ कर्जों का जो वॉल्यूम है 6000 से क्रॉस करके 30,846 अरब हो गया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो नोट छापे जा रहे थे 2013 से 18 तक 101% नोट छापने में इजाफा हुआ। यानी अफराते-जार में, जारी बात है जब अफराते-जार होगा तो महंगाई भी होगी। तो ये दो चीज़ें। फिर बिजली के हवाले से उन्होंने जो मनसूबे की बात की कि 2018 में जब रमज़ान था तो उस वक्त लोड शेडिंग हो रही थी, तो अब ये हुकूमत जो है तो इसने किस तरीके से, इस आपने देखा रमज़ान में कोई लोड शेडिंग नहीं हुई। तो मामला ये है कि जिस तरीके से भरपूर अंदाज में जो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ जवाब दिया उमर अयूब साहब ने, मेरा ख्याल है कि वो पूरी कौम ने देखा। और शहबाज शरीफ साहब की और नून लीग की या अपोजिशन पार्टीज की, उन्होंने वहां पे जिस तरह बोलती बंद की वो पूरी कौम ने देखा, और बड़ा जबरदस्त किस्म का। अच्छा, और फिर उनका वालिद के हवाले से जो पाकिस्तान के हवाले से जो उनकी खिदमात थी जो उन्होंने गिनवाई, मेरा ख्याल है उन्होंने इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया आज कि जो उनको मौका मिला और हुकूमत की जानब से ये डिसाइड किया गया था कि वो जवाब देंगे शहबाज शरीफ साहब का। उन्होंने अयूब खान के जो मनसूबों का बताया कि किस तरीके से उनके जो मनसूबों के ऊपर तरबेला 4 जो है अयूब खान उसके ऊपर अपना ये क्लेम करने के चक्कर में है, मंगला वार्सिक डैम, फिर जो उन्होंने कराक्रम एक्सप्रेस के हवाले से उन्होंने जो बात की, और बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स के उनके दौर में जो हुई, फिर जो उनके अमेरिका में, और फिर जो जब गए एल्बम का उन्होंने साथ हवाला दिया, और फिर उस वक्त जो उन्होंने मनसूबे, बल्कि सी पैक का भी उन्होंने कहा कि उस वक्त से ये चीजें सारी हो रही थी। फिर बड़े हैवी जो मैकेनिकल जो चीजें जो सारी हैं, तो मामला ये है कि उस वक्त से लेकर आज तक की जो पीटीआई की हुकूमत के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस है, उन्होंने बताया कि 8000 कितने गालबन फीडर हैं और 99.9% जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस और सारी चीजें जो है लड़ाई करने के, झगड़ा करने के, दशनाम तराजी करने के, उन्होंने फैक्ट्स फिगर के साथ अपना बड़ा अच्छे तरीके से मुकदमा। दो और मौजू भी हैं जिन पर बात करनी है। साहब डार साहब का भी है, चीफ जस्टिस के जो आज स्पीच थी उस पर भी बात करनी है, लेकिन डोगर साहब मुख्तसर पहले इस पर कौन सच्चा है? सर, इस हुकूमत की नाअहलियाँ और नालायकियाँ अपनी जगह पर, लेकिन एक चीज़ तो है कि शहबाज शरीफ ने जो 10 साल पंजाब में बिला शिरकत गहरे राजा इंदर बनकर जो हुकूमत की, और जिस तरह से इन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए, मेरा हाथ 500 अरब की तो ये मेट्रोज और ऑरेंज लाइन है जो कि अब सारी जो है वो दिवालिया हो रही हैं। इनसे कितनी रोज़गार पंजाब में पैदा हुआ? पंजाब में पिछले 10 साल में कितने हॉस्पिटल बने, कितने प्राइमरी स्कूल बने, कितने कॉलेज बने, कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनी, उसका कोई हिसाब देंगे शहबाज शरीफ साहब? 500 अरब रुपए के ये 3-4 बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, इनसे 500 अरब रुपया खर्च करके इनसे कितना रोज़गार पैदा हुआ, उसकी डिटेल देंगे शहबाज शरीफ साहब? मियाँ साहब, आपके दौर में माएँ अस्पतालों के बाद बच्चों को पैदा करती रही हैं, शर्म का मुकाम है आपके लिए। आपके दौर में लॉ एंड ऑर्डर की ये सूरत हाल थी कि पुलिस ने दिन दिहाड़े 13 लोगों को गोलियां मार के मार दिया, और उसका आज तक जो कातिल वो पकड़े नहीं गए। सर, पिछले 10 साल में 24,000 अरब रुपया, अगर इतनी डेवलपमेंट हुई और इतना कुछ हुआ, अगर दूध और शहद की नहरें बह रही थी, तो एकदम इन 9 महीनों में कहाँ गायब हो गई?
एक कामयाब गवर्नमेंट, एक वो गवर्नमेंट जो मुल्क में तरक्की लेके आती है, उसके सम्राट अगली गवर्नमेंट तक ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पर कर्जे ट्रांसफर हुए, यहाँ पर कर्जे ट्रांसफर हुए, यहाँ पर दिवालिया जो महकमे थे वो ट्रांसफर हुए, यहाँ पर नाअहलियाँ ट्रांसफर हुई, यहाँ पर मुल्क का बेड़ा गर्क जो किया गया वो अगली गवर्नमेंट को ट्रांसफर हुआ। देखिए ये वाकई सोचने की बात है कि अगर 6,000 अरब रुपए के कर्जे थे, ये 24,000 अरब के थे। जी नहीं, वो फिर 24,000 अरब तो पिछले 10 साल में हो गए और वो 30,000 अरब तक पहुंच गए। है ना कि 7,000 अरब के बजट में से 3,000 उनके कर्जों की वजह से सूद की कहां पर है? मैं गुजारिश है जो खोली गई, देखिए उस आज उसका खमियाजा सिंपल मैथ है और पीटीआई हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है। सादा हिसाब तो ये मेरे जैसे कम अक्ल के लिए कि जनाब ये तो 6 गुना हो गया ना, या 4 गुना हो गया, 6 चौके 24 जिस हमने पढ़ा है, तो ये तो 4 गुना तरक्की होनी चाहिए थी मुल्क में। यानी जितनी तरक्की पिछले 60-65 साल में इंडस्ट्री यहाँ पर चल रही होती, यहाँ पर तरक्की हो रही होती, आपकी एक्सपोर्ट्स बड़ी होती, आपकी इंपोर्ट बड़ी होती, कहाँ पर वो सारा कुछ किया? 41 अरब डॉलर था कॉपी बनाई हुई थी इन्होंने, उसको जो नजर नहीं आ रही। और 97 अरब डॉलर हो गया जब ये लोग गए, तो यानी उस दौर में आप ये देखें 56 अरब डॉलर अगर बढ़ा है कर्जा, तो जितनी पाकिस्तान ने 60-65 साल में तरक्की की, यानी तरबेला डैम, मंगला डैम, मोटरवे भी शामिल कर लें, आप जो स्टील मिल भी शामिल कर लें, जितने भी वापडा, तमाम बड़े बड़े रेलवे, तो वो तो दुगना हो जाना चाहिए था। हर चीज कहीं से कहीं पहुंच जानी चाहिए थी। वैसा तो हमें कुछ नजर नहीं आया। तो फिर ये अब इसका मतलब है फिर 10 साल की तहकीकात तो होनी चाहिए, पैसे गए कहां? पीआईए के जहाज कितने हमने बेचे, लाइनें कितनी हमने उखाड़ी, स्टील मिल का किस तरह बेड़ागर किया, कौन सा इदारा जहां पर रिफॉर्म्स आई? 24,000 अरब आपने कर्जा भी ले लिया, लेकिन दूसरी तरफ इदारों की जो तबाही नहीं लगा तो है, लेकिन शायद 24,000 अरब रुपए का वो नजर नहीं आता उस तरह, वरना तो मुल्क में पता नहीं क्या हो जाता। वही मैंने अर्ज किया कि और उल्टा आपने रेडियो पाकिस्तान तक और मोटरवे तक गिरवी रख दिए हुए, एयरपोर्ट भी है, हालत एयरपोर्ट्स तक आपने। चीफ जस्टिस साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में जहां देखते हैं मायूसी की खबरें हैं, सियासत में देख लें, एक दूसरे को बात नहीं करनी दी जा रही, मईशत का सुनते हैं तो कहा जाता है या आईसीयू में है या आईसीयू से निकालने की कोशिश करें मईशत को। फिर खेल का अगर चैनल लगा लें तो वो देखते हैं कि जनाब वहाँ भी मायूस कुन कारकर्दगी पाकिस्तान की इंतहाई मायूस कुन। तो उन्होंने कहा कि कुछ अच्छी खबर आखिरकार आई है कि 48 दिनों में 5,800 केसेस, मेरा ख्याल है ये रिकॉर्ड होगा पाकिस्तान की तारीख का, तो कि ट्रायल केसेस जो हैं कम से कम ट्रायल की सतह पर ये हो गए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। मॉडल कोर्ट्स की उन्होंने बात की है। तो असद खरल साहब, आपको क्या लगता है ये वाकई हवा का एक ताज़ा हवा का झोंका है? ये वाकई हम देख सकते हैं कि अदालती निज़ाम में बेहतरी आ जाए, बच्चों के लिए अलग अदालतें हों, ख़वातीन के लिए अलग हो, ताकि वो वहाँ पर हिरासा फील ना करें, वो मर्द इतने ज़्यादा वहाँ पर ना हो कि वो जिरा हो रही है, ये सब कुछ क्या ये मुमकिन है? और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की दुनिया की तारीख में पहली सुप्रीम कोर्ट जिसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कि इस्लामाबाद में बैठे हुए केसेस जजेस सुन रहे थे वो कराची से, और कराची में वकला पेश हो रहे थे, वो भी मामला गया कि जी मैंने जाना है, मैं कराची पेश हो रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, कराची से इस्लामाबाद जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, लिहाजा फिर यहाँ पर तारीखें लेते थे। तो वो तो बड़ी तेजी आएगी इससे। जितने मुख्तर अरसे में मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अदालती रिफॉर्म्स के हवाले से जो परफॉर्मेंस दिखाई है, वो आपने जिस तरह बताया कि मॉडल कोर्ट्स के क़याम से 45 दिनों के अंदर 5800 मुकदमात का फैसला हुआ। 57 नई कोर्ट्स जो है उसका जो उन्होंने कहा कि वो बनाएंगे हम जी। और 7 जो क्रिमिनल केसेस थे, आप देखें कि कराची रजिस्ट्री में मेरे ख्याल आप कोई क्रिमिनल जो केस है वो पेंडिंग नहीं है। इस तरह बाकी रजिस्ट्री के अंदर उनको जो उनकी पेंडेंसी ख़त्म की, और फिर जिस तरह झूठे गवाहों के हवाले से उनको सजा दी, फिर जिस तरह एक ऐसी एक लिटिगेशन थी जिसमें हज़ारों ने लाखों मुकदमा सिर्फ 22A और 20 के हवाले से 22B के हवाले से जो सेशन जजेस के पास एक बर्डन था, उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई, और फिर जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से उन्होंने कहा है कि चाइना में यूज़ भी हो रही है, कि उसके हवाले से भी मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए उस टेक्नोलॉजी को भी उनका इस्तेमाल किया जाए कि अगर आप उसके जरिए आपको एक एक्सपेक्टेड फैसला आ जाएगा, अगर आप फैक्ट्स फिगर के साथ उसमें मुख्तलिफ, तो आप उसको देखेंगे क्या ये आप फैसला यही करने वाले थे, आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आपने महकमे के अंदर, जुडिशरी के अंदर जो उन्होंने काम किया है इतने कम मुख्तर अरसे में, मेरा ख्याल है बहुत काबिल तहसीन है। टाइम बहुत कम है। मुझे बताएं, मेरा छोटा भाई है, बहुत लाइक वकील है, नौजवान वकील है, वो ये कहता है कि अगर कहीं से कुछ सिरा पकड़ना है, हमने पाकिस्तान में बेहतरी लानी है, तो अगर हम अदालती निज़ाम को ठीक कर लेंगे, यहाँ पर इंसाफ लोगों को जल्द और सही मिलेगा,
तो सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। उसकी मिसाल है करप्शन खत्म करनी है तो यहाँ देख लें, आपने तालीम का निज़ाम बेहतर करना है तो कहीं ना कहीं केसेस जाएंगे अदालतों में, तो वहाँ से ठीक हो सकते हैं। सेहत का निज़ाम, हर चीज़ वो एक ऐसा फिल्टर हो सकता है जहाँ से चीज़ें ठीक हों। उसामा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है आसिफ सईद खुर्सा, उनकी जो आप स्पीच का रेफरेंस दे रहे हैं उसमें उन्होंने आप आज बताया कि किस तरह से ई कोर्स, मॉडल कोर्स, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारा कुछ उन्होंने अपनी कामयाबी गिनवाई है। मुझे एक बात बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ आसिफ सईद खुर्सा साहब को भी शायद 7-8 महीने हुए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। आपकी गवर्नमेंट इससे ज़्यादा पुरानी है। इमरान खान साहब जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास कोई अच्छी खबर कौम को देने के लिए है नहीं। मासा अगर आप देखें कि पीछे लोग लूट गए, मार गए, उनकी बात से ये हो गया वो हो गया, कौम के ये सुन सुन के कान पक गए हैं। अगर आज इमरान खान साहब या शहबाज शरीफ कोई भी सामने है तो कौम आपको पहले ही सारी तकरीर सुन के बता देगी ये तकरीर होगी इन लोगों की। सर, कौम के लिए कोई अच्छी पॉजिटिव खबर के आने वाले दिनों में हम ये कर रहे हैं, जिस तरह चीफ जस्टिस जो है वो बता रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब अगर आप टीवी देखें तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अगर आप टीवी मैच देखें तो मैच में मायूसी होती है, मैशत की बात करें तो उसको सुनते हुए मायूसी होती है कि, और उसके बाद कि इन मसला ये है कि वाकई सारी कौम जो है उन 22 करोड़ अवाम उनको ये मायूसी होती है, कोई शक नहीं। सर, आज उन्होंने एक तरह का हुकूमत पे तो उन्होंने कह दिया कि हुकूमत के हालात इसी तरह के हैं, डिस्ट्रस्ट उन्होंने हुकूमत पे शो किया है। सही। अच्छा, आप दोनों का इम्तिहान है, मेरे पास 2 मिनट हैं, तो लिहाजा आपने 40-40 सेकंड में बात मुकम्मल करनी है। इसहाक डार साहब, असद खरल साहब, आप तो मायूसी का इजहार करते हैं, बाबर डोगर साहब भी कि शहजाद अकबर साहब कुछ करते नहीं है, करते हैं। अभी इसहाक डार साहब गए हैं, खबर है जराए से कि वो असाइलम सीख कर रहे हैं वहाँ बरतानिया में जा करके, जनाब पाकिस्तान मुझे ले जाएंगे, आप मुझे असाइलम दे दें, मेरे साथ बड़ा जुल्म हो जाएगा। तो इसका मतलब इनको डर है। देखिए, शहजाद अकबर साहब ने दावा किया कि उनके एग्रीमेंट भी हो रहे हैं, वो वापस ला रहे हैं। आज आपने देखा कि होम ऑफिस वो पहुंचे हुए थे, उनके साथ वकील भी था और शायद उनके साहबजादे अली भी शायद थे, जो अली डार भी शायद उनके साथ थे। अब मामला ये है कि वहाँ पे असाइलम सीख करने के लिए वो गए, अक्टूबर 2018 में भी गए थे जी। या आपको पता है कि जब इसहाक डार साहब मफरूर हुए तो उनका पाकिस्तानी नैब की रिक्वेस्ट के ऊपर जो पासपोर्ट, जो डीजी पासपोर्ट है, उन्होंने उनका पासपोर्ट जो है वो ब्लैकलिस्ट उनको कर दिया, उनका पासपोर्ट खत्म कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तानी शहरी है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वो सफर करता है किसी मुल्क का भी वीजे पे, अगर उसका पासपोर्ट खत्म हो जाए तो उसी टाइम 24 घंटे में वो मुल्क उसको डिपोर्ट करता है। बाबर डोगर साहब को क्या लग रहा है? वो परेशान तो है, इसहाक डार को डर है कि कहीं वाकई मुझे पाकिस्तान जाना ना पड़ जाए, ले जाएंगे और केसेस का सामना होगा। सर, आज उनके साथ उनके वकील और उनके बेटे गए हैं और उन्होंने वहाँ पर जाके जो मेरी इत्तलात है, 2 चीज़ें वो पूछना चाह रहे थे। एक तो ये कि पॉलिटिकल असाइलम के लिए वो वाकई अप्लाई कर रहे हैं, और सेकेंडली क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं है वहाँ पर अब रहना अगर पाकिस्तान, और सेकेंडली वो ये जानना चाह रहे थे कि ये एग्रीमेंट किस नोयत का है, पाकिस्तान और ब्रिटिश के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है वो किस नोयत का है। तो लेकिन एक चीज़ उसामा साहब, मैं सर एक चीज़ बहुत मैं कहूँगा कि अगर बरतानिया के इस तरह के एब्सकॉन्डर पाकिस्तान में फिर रहे होते तो क्या ये हम अभी तक उनको अपने पास रखकर बैठे बड़ा सवाल है। मगर अभी तक कह रहा हूँ कि हो सकता है वाकई इस दफा शहजाद अकबर साहब सच बोल रहे हो और इसहाक डार साहब को वापस ला सकें और पता लग सके किस तरह पैसे इधर उधर हुए। देख लेते हैं जनाब, बाबर डोगर साहब की बात सच होती है, असद खरल साहब की है मेरी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।